अटेंडेंट्स ने कहा साहब हम बहुत शुक्रगुजार, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पे कोई लांछन नहीं है, आप सिर्फ एक काम करिए, बोलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें एम्बुलेंस कर दीजिए घर से। तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस ही नहीं, मेरा मन फिर मैं ये जितने पैसे आपके जमा है वो भी ले। उन्होंने दे दिया, वो ले गए घर। अब घर जाने के बाद में लाश को नहला दिया, धुला दिया, वो लेके जाने की शमशान घाट ले जाना। इतने में एक दलाल का फोन आता है, वो कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम वहां से लाश को उठा के क्यों लाए, ये 50 लाख की लाश है, मैं दिलाऊंगा तुम, खबरदार है, इसको शमशान घाट नहीं लेके जा। वो वापिस आता है, रात को वो कहीं और था, वो वापिस आया, वो लाश को उठा करके उनके नर्सिंग होम के आगे ले 200-250 आदमी इकट्ठे करते, नारेबाजी होनी शुरू। अब वो हस्बैंड वाइफ लाल चौक के अंदर बैठे हैं और वो घबरा गए। उसका हस्बैंड भागा कि भाई किसी तरीके से मैं पुलिस प्रोटेक्शन मांगूं। पुलिस प्रोटेक्शन मांगने गया तो वो जो दल्ला था वो भी वहीं बैठा था और उसने कहा जी इसको कह कि पुलिस प्रोटेक्शन, इस पर तो 302 का केस होना चाहिए। और वो पूरा जोर मार रहे थे 302 का केस बनाने के। और दुख की बात है, आप सब जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के अंदर हैं, 302 का केस रजिस्टर हुआ। उस लेडी डॉक्टर पे 302 का केस रजिस्टर हुआ। 302 का केस रजिस्टर होने के बाद में उस दिन शाम को पत्रकारों ने उसको अखबार में छापा। सुबह जब उसने अखबार पढ़ा उसकी होश गुम हो गई। वो लेडी डॉक्टर कहने लगी 302 का तो मतलब बेल भी नहीं होती, जमानत भी नहीं होती, मैं जेल में जाऊंगी। और जेल के अंदर उसने पिक्चरों में इधर उधर देखा था लेडीज के साथ क्या। वो इतनी घबराई थी, उसने सुसाइड नोट लिखा, दो उसके छोटे बच्चे, उसका नोट में उसने सिर्फ 4 लाइनें और आखिरी लाइन वो मेरे लिए लिख के गई कि किसी इनोसेंट डॉक्टर को हैरास मत कर। तो मेरे लिए लिख के गए कि किसी इनोसेंट डॉक्टर को हैरास मत कर। अब आप उसका हत्यारा कौन? मैं एक बड़ा यक्ष प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, उसका हत्यारा वो दल्ला भी नहीं है, पुलिस, वो दल्ला, वो पुलिस, वहां के सभ्य लोग जो उसके साथ आके खड़े हो सकते थे कि तुम चिंता मत कर अर्चना, हम तेरे को देखेंगे, हम संभालेंगे। आप जैसे भाई लोग, जहां डॉक्टर बेनीवाल आता है आप लोग भाग के आते हो कि नहीं डॉक्टर बेनीवाल, वो कहां गए, वो कहां गए? मैं इसलिए कह रहा हूं एक समाज एक बहुत ही विचित्र मोड़ पर आता है। डीएसपी का ट्रांसफर हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, ये कोई सजा है? बहाल हो जाएगा, इंक्वायरी आ जाएगी, एसएचओ सस्पेंड कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया, बाद में प्रमोट हो जाएगा। अर्चना शर्मा आत्महत्या नहीं करते, अर्चना शर्मा कारण जो भी रहे हो, मैं अगर ये भी मान लूं कि अर्चना शर्मा गलती में थी तो भी 304(1) का केस होता है, उसके अंदर शिकायत होती है, बोर्ड बैठता है, गवर्नमेंट बोर्ड बैठाती है, उसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंस देखी जाती है कि भी इसके अंदर इसका अपराध कितना बनता है। 302 तो साहब जब डाका डाला है जानबूझ करके कॉन्स्पिरेसी के अंदर इसका कत्ल किया जाता है तब होता है। तो कॉन्स्पिरेसी तो पहले बनी ना, पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है, वो दल्ला भी उसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी तो उन्होंने की इसको मारने की। तो आज अर्चना शर्मा मुझे कह के गई है कि डॉक्टर अपने डॉक्टर को बचा, अपने समाज को बचा, अपने शहर को बचा। इसलिए मैं आपको इसको प्लीज आप सेंसिटिविटी लीजिए, इसकी संवेदनशीलता को लीजिए, तब जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। यहाँ पे भी अगर आपको याद हो एक लेडी डॉक्टर के साथ भद्दा मजाक किया गया, भद्दा दुर्व्यवहार किया गया, और मुझे सबसे खुशी की बात पता क्या है, 2000 लोग, डॉक्टर नहीं थे वो, डॉक्टर तो हम थे, 100-150 होंगे, 2000 लोग सड़कों पे उतरे
तब जाके ये दिल्ली लाश रख करके सड़क के ऊपर आप मुजाहरा करना चाहते हैं। ये कैसा समाज हम ला रहे हैं और कैसे समाज की हम संरचना कर रहे हैं, ये देखो। मैं मानता हूं 5 उंगलियां हमारे में बराबर हैं, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है, उसको सजा देने का तरीका है। सरकार ने बना रखा है, न्यायालय ने बना रखा है, वहां जाइए। और मैं दावे से कहता हूं आप सब लोगों के बीच में, इतने सालों से आप मुझे जानते हैं, आज तक मैं कभी किसी गलत डॉक्टर के साथ नहीं खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर गलतियां नहीं करते, पर मैं गलत डॉक्टर के साथ कभी नहीं खड़ा हूं। मेरा हमेशा एक तरीका होता है सुधारने का, डॉक्टर सुधर जाए। हम सब लोग कोशिश करते हैं, बैठते हैं, बात होती है, तो ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ आके नहीं खड़े होंगे। हम जवाब दें उन मित्रों को, उन छोटी बेटियों को, भाई को, छोटे को, सबको जवाब दें। तो मित्रों, मेरा तो इतना ही कहना है कि आप सब लोगों को उतना ही दायित्व बनता है जितना मेरा बनता है, जितना उसका बनता है, उनका बनता है। कि एक गाइडलाइन थी, ठीक है, एक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वायरल भी किया था, एक जेकब मैथ्यूज़ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि आज के बाद कोई भी डॉक्टर पे अगर ऐसा कुछ होता है तो बिना किसी मेडिकल इंक्वायरी के आप केस FIR दर्ज नहीं कर सकते। वो इसलिए बोला गया था ताकि डॉक्टर प्रताड़ित ना हो, अननेसेसरी बेगुनाह जो डॉक्टर है कोर्ट कचहरी के चक्कर ना खाए, कोई गलत कदम ना उठाए। तो गाइडलाइन किस लिए बनाई गई थी कि ये ना हो, और ये हो गया, ठीक है ना। तो फिर गाइडलाइन को मानना चाहिए। तो हमारी कुछ डिमांड्स हैं, उस डिमांड में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो गाइडलाइन है इसको IPC के अंदर इंडक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि पुलिस के पास भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो कि ये हो ही नहीं सकता है तो ये नहीं करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, IPC में इंडक्ट किया जाए इसको। सेकेंडली हम ये डिमांड करते हैं कि जो हरियाणा पे डॉक्टर्स और नर्सिंग होम प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है पैंडेमिक के अंदर, वो जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद भी उसको एक्सटेंड किया जाए, ताकि डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में और उनके ऊपर जो वायलेंस हो रही है वो ना हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की जरूरत क्या सिर्फ पैंडेमिक तक ही है, हमने तो ये सेवाएं उसके बाद भी देनी है, बीमार तो लोग तब भी पड़ेंगे, तो हमारे को ये जो एक्ट है ये पैंडेमिक के बाद भी चाहिए। तीसरा, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल ये सहन नहीं है कि हमारे या हमारे बंधुओं के हॉस्पिटल्स के आगे लाश लेके लोग बैठें या धरना दें। सरकार इसके लिए कड़े से कड़े नियम बनाएं और सख्त करें, प्रोटेक्शन दी जाए। अगर फिर भी ये नहीं होता, हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ और कड़े शब्दों में ये बता रहा हूँ, इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अगर हमें इससे तकलीफ होती है, हमारे काम करने में बाधा आती है, तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। ये हमारी 3 डिमांड्स हैं। इसके लिए हम ज्ञापन भी देंगे SP साहब और DC को, और आपके माध्यम से भी हम लोग ये करेंगे।